सेल्फ इंडक्शन हो गया। हमारा अगला टॉपिक रहेगा म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। तो म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, हम इसकी बात करते हैं। आज ये चैप्टर कोशिश करूंगा कि कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं। म्यूचुअल इंडक्शन के बाद एक टॉपिक और है, तो हमें इसके बारे में लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन वगैरह। तो आप एक काम कीजिए, आप इसके अकॉर्डिंग जो पीछे आपकी नहीं लिखी ना आपने, इसके अकॉर्डिंग जगह छोड़ दीजिएगा। हमने यहाँ से आज पढ़ा था, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो आपको डायमेंशन के लिए जगह छोड़नी, और फिर आपको इस हेडिंग के लिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड। तो आई थिंक ये 2 पेजेस में आ जाएगा, ये पूरा जो है। 2 पेजेस लीव करके आप हेडिंग डाल सकती हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें लिखिएगा लेट कंसीडर, पहले लिख लीजिए फिर मैं डायग्राम बनाता हूँ। लेट कंसीडर द टू कॉइल्स कैपिटल पी एंड कैपिटल एस। कैपिटल पी एंड कैपिटल एस placed close to each other, placed close to each other। ऐसे करके 2 कॉइल्स लगेंगे आपके। ये कॉइल है, और एक कॉइल आपकी इस तरह से है। ये मेरे पास एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर मैंने एक टैपिंग की दे दी। टैपिंग की ना भी दूं ना, मैं नॉर्मल की भी दूं यहाँ पर, तो भी यहाँ पर फ्लक्स जनरेट होगा। लेकिन फिर भी मैं एक टैपिंग की दे देता हूँ। उसके लिए आपको उसको मूव करना पड़ेगा। तो अगर ये स्टेशनरी है तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा या तो टैपिंग की दें, या फिर जो आप यहाँ पोटेंशियल या आप करंट दे रहे हैं वो वेरिएबल करंट होना चाहिए। क्योंकि आपकी जो करंट इंडक्शन में ना मेन प्रॉपर्टी थी, वो थी चेंज आना फ्लक्स में, डी फाई अपॉन डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्स में चेंज आना। तो फ्लक्स में चेंज कैसे आएगा, क्योंकि फ्लक्स जो है वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है। बी, ए, कॉस थीटा। अब ना तो आप बी चेंज करो, ना आप ए चेंज करो, ना कॉस थीटा चेंज करो, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। एक और प्रॉपर्टी है फ्लक्स चेंज करने की, कि आप यहां से मोशन दे दीजिए। तो यहाँ मोशन तो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर कहीं पर आपको इंडक्शन करना है करंट का, लगातार उसको मोशन दोगे तो इतना करंट आपका क्रिएट नहीं होगा जितना आपको करंट को मूव कराने में करंट देना पड़ेगा, ये पावर देनी पड़ेगी। अगर इस कॉइल को मैं उससे मूव कराता हूँ, जी वाली को, तो इसको मूव कराने के लिए आपको कोई ना कोई एक इस तरह का डिजाइनिंग करना पड़ेगा जिससे वो खुद रन करे। तो बेहतर रहेगा कि आप यहाँ पर एक या तो अल्टरनेटिंग करंट भेजें, या आप टैपिंग की लगा दें, जो कि लगातार टैप होती रहे। और टैप होने के साथ साथ वो क्या करे, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराए। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो आपने एक तो लिखा है पी और एक लिखा है एस। तो ये जो पी है वो इस कॉइल के लिए है, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल, इसलिए इसको पी लिखा है। और ये आपकी होती है सेकेंडरी कॉइल। दिस इज अवर सेकेंडरी कॉइल। ठीक है। यस सर। अब देखो, एक बात बताओ, अगर ये रेड वाली कॉइल जो है, इससे करंट इसमें जनरेट होगा, तो मान लो यहाँ करंट गया आई,
बेसिकली यहाँ से जो करंट निकलेगा उसे कैपिटल आई से देखो, ये करंट कैपिटल आई यहाँ से निकला, वो इसके अंदर इंड्यूस कर देगा करंट को। मान लो करंट उसने इंड्यूस किया स्मॉल आई। तो एक बात बताओ, यहाँ पर जो करंट जाएगा वो इसको इंड्यूस करेगा नहीं करेगा? येलो वाले में जो करंट जाएगा, जो करंट इसमें जाएगा, सेकंड में पॉइंटर ले लेता हूँ। ये देख रहा है आप? यस सर। देखो, अगर इसमें करंट इंड्यूस होगा आपके, तो इसमें भी तो करंट इंड्यूस होगा, होगा कि नहीं? यस सर। जी। मुझे पता है इसको। अब इसके बारे में आप लिखिएगा, अभी बनाइएगा मत, सेकंड पॉइंट लिखिएगा। अब बैटरी एंड ए टैपिंग की, ये बैटरी है आपकी। अब बैटरी एंड ए टैपिंग की, अब बैटरी एंड ए टैपिंग की आर कनेक्टेड टू द पी कॉइल, आर कनेक्टेड टू द पी कॉइल while a galvanometer, ये ऊपर जो है ये आपका गैल्वेनोमीटर, while a galvanometer is connected across S coil, while a galvanometer is connected to the S coil। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कॉइल P एंड S, कैपिटल में है दोनों, कॉइल P एंड S आर नोन एज, coil P and S are known as the primary and secondary coil, coil P and S are known as primary and secondary coil। अब देखिए, अब आते हैं हम इसकी मेन डेफिनेशन पर कि म्यूचुअल इंडक्शन बोलते किसे हैं। ये तो आपने लिखा म्यूचुअल इंडक्शन की कंडीशन के कैसे होता है। अब आपकी मेन डेफिनेशन है, तो इस तरह से दो कॉमास के अंदर लिखिएगा। ये दिख रहे हैं दोनों कॉमास? यस सर। ठीक है, इसके बारे में लिखिएगा आप, द फिनोमिना, द फिनोमिना अकॉर्डिंग टू विच, the phenomena according to which an opposing EMF, an opposing EMF is produced in a coil, is produced in a coil as a result, as a result of change in current, as a result of change in current or the magnetic flux, change in current or the magnetic flux is linked with a neighboring is linked with a neighboring coil,
is linked with a neighboring coil is known as mutual induction. Is known as mutual induction. देखिए क्या क्या चीजें आ रही हैं, जो उठा रहा हूँ वो आगे रहो। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो हमारी चीज है ना, बेसिकली ये जो आपके पास मेरा पेन दिख रहा है, नहीं दिख रहा? यस सर, दिख रहा है। जी। तो ये जो आपकी सेकेंडरी कॉइल है, इंडक्शन इसके अंदर होता है, किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो प्राइमरी कॉइल की वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट का इंड्यूस होना, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। है ना? आई बात समझ में? यस सर। जी। अब लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। ऐसा आपने पीछे लिखा था ना, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसको आप एल से दिखाते हैं। यस सर। ऐसे ही आपकी नेक्स्ट हेडिंग है, सब हेडिंग है इसी वाले टॉपिक की, इसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन, और इसको लिखते हैं हम कैपिटल एम से। सर डायग्राम के लिए जगह छोड़नी है। हाँ हाँ, डायग्राम बनाना है आपको, डायग्राम की जगह छोड़। लिख लिया? यस सर। लिखिएगा कंसीडर टू कॉइल्स पी एंड एस। कंसीडर टू कॉइल पी एंड एस, कॉमा लगाकर लिखिएगा। सपोर्ट सपोज दैट अ करंट आई suppose that a current I is flowing through the coil P. Suppose that a current I is flowing through the coil P at any instant, at any instant। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, आपको सपोज करना है, इस वाले कॉइल की बात कर रहे हैं, पी कॉइल। इसमें से अगर आप करंट आई पास कराते हैं, जितना करंट इसमें से पास होगा उतना ही ज्यादा इसमें फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि ज्यादा करंट पास कराएंगे तो टैपिंग की ज्यादा होगी, और यहाँ पर फ्लक्स में चेंज भी उतना ज्यादा आएगा। ठीक है? इसको हटाने के लिए, जैसे पीछे फाइव के साथ आपने एल लिया था, यहाँ पर एल ना आकर आता है एन। बस ये फर्क है दोनों में। पीछे भी आपने ये चीज की थी, उसमें आपने लिखा था सेल्फ इंडक्शन के केस में जितना ज्यादा आप फ्लक्स चेंज करेंगे उतना वो फ्लक्स चेंज करंट पर डिपेंड करेगा, और इसको हटाने के लिए आपने लगाया था एक वैल्यू एल इंटू आई। तो सेल्फ इंडक्शन के केस में आपने यहाँ एल रखा था, म्यूचुअल इंडक्शन के केस में आप यहाँ एम रखिएगा। इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन।
ठीक है। यस सर। इसके बारे में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ये लिखने के बाद में लिखिएगा m इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। m is known as the coefficient of mutual induction और म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक और नाम होता है इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस। नॉर्मली इसकी अगर डेफिनेशन आएगी ना, तो आप इसकी डेफिनेशन को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये कि जब आपके दो कॉइल होंगे, तो जो आपका एम होगा वो होगा आपका पाई अपॉन आई के, यानी कि रेशो ऑफ द फ्लक्स सॉरी, रेशो ऑफ द फ्लक्स टू द करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल। एक तो ये हो गया। एक तरीका ये हो सकता है कि आप लिख लो इफ, अगर कॉइल में से आप जो करंट पास करा रहे हो उसकी वैल्यू वन है, फॉर्मूला है आपका फाइव इज इक्वल टू एम इंटू आई। तो जो आपका फाइव है वो हो जाएगा एम इंटू वन। यहाँ से जो फाइव की वैल्यू आएगी वो आएगी एम। तो इसको यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं। देन 1 एम्पेयर ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। देन द वैल्यू ऑफ एम, यानी म्यूचुअल इंडक्शन, इज इक्वल टू द फ्लक्स। ठीक है। यस सर। तो ये डिफाइन करना है इस तरीके से। आप इसको लिखना चाहेंगे? यस सर। इक्वेशंस। एक यूनिट लिखाई थी मैंने सेल्फ इंडक्टेंस की, स्पेशल यूनिट करके लिखाई थी, क्या थी वो? हेनरी।
हम्म। जब लिख लें तो बताइए बस। सर लिख लिया। अब आते हैं फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें। मिस्टर फराडे बोल रहे थे। फराडे लेंस लॉ है अकॉर्डिंग टू। अब करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बताऊं। ये जो ई होता है वो बराबर होता है माइनस d फाई अपॉन dt के। होता है। यस सर। तो अगर मैं यहाँ पर, आपने फाइव ऊपर क्या लिखा, m × i, यहाँ पुट कर दो उसको, तो हो जाएगा माइनस का d/dt, पाई की जगह m पाई। इससे क्या होगा, माइनस का m बाहर ले लो, ये हो जाएगा di/dt। ये आपके ई की वैल्यू है। अभी इसको यहाँ से डिफाइन करेंगे। इसको मैं नीचे नहीं करता, इसी में ऐड करना है आप। यहाँ आप एक काम कीजिएगा, पहले आप मॉड ले लो दोनों का। जो आपका ई है ना, ई का मॉड हो जाएगा ई के बराबर, और इसका मॉड हो जाएगा मॉड ऑफ -m di/dt। तो फाइनली यहाँ से आप पर ई बराबर आ जाएगा m di/dt। तो ये डेफिनेशन आपको इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ भी मिल जाएगी एम की। अगर आप किसी कॉइल में से करंट पास कर रहे हैं, प्राइमरी कॉइल में करंट आपने पास किया आई, और इस करंट का जो रेट है ना, वो है di/dt। आप देख रहे हैं जनरली हम यहाँ करंट ही चेंज कर रहे हैं, करंट कांस्टेंट नहीं लेते। टैपिंग की ये करती है वेरिएबल करंट बेचती है, तो यहाँ आप वेरिएबल करंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एसी पढ़ते हैं। कि यहाँ पर जो करंट जाएगा वो आपको स्ट्रेट में जाकर ऐसे ऐसे जाएगा, कभी बढ़ती कभी कम, कभी बढ़ती कभी कम, ऐसे करके जाता है। यस सर। ऐसा मतलब ऐसा आपको थोड़ा आइडिया है अल्टरनेटिंग करंट कैसे मूव करता है, 10th क्लास में मैंने बताया था। नहीं आइडिया, ये एसी करंट है। एक करंट और मूव करता है, वो ऐसे होता है डायरेक्ट, उसको डीसी करंट बोलते हैं। कुछ याद है? यस सर। तो इसमें जैसे जैसे आपका टाइम चेंज होगा ना,
आप देखेंगे वैसे वैसे आपके करंट की वैल्यू चेंज होती है, इसलिए यहाँ पर डी डी आई ओवर डी टी लिख सकता हूँ, क्योंकि जीरो नहीं होता। तो डी आई ओवर डी टी की वैल्यू आप ना एक काम करो, यहाँ से ले लो 1 एम्पियर पर सेकेंड, उसको यहाँ पुट कर दो। ई बराबर हो जाएगा एम इंटू 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो जो मेरा ई एम एफ है वो किसके बराबर आ जाएगा, एम। तो पहले आप एक डेफिनेशन बता रहा हूँ वो लिख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा ये जो है। लिखिए, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स, the mutual inductance of the two coils is numerically equal to the is numerically equal to the induced EMF numerically equal to the induced EMF when the rate of change of current when the rate of change of current is unity in the other coil, is unity in the other coil। इससे एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक कॉइल आपकी इस तरह से थी, सेकेंडरी कॉइल। एक कॉइल इसके सामने ऐसे लगी हुई थी, प्राइमरी कॉइल। तो करंट आपका प्राइमरी कॉइल की प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, प्राइमरी कॉइल की प्रॉपर्टी होता है। और आप जो करंट इंड्यूस कर रहे हैं ईएमएफ, वो आपके सेकेंडरी कॉइल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये आपके प्राइमरी कॉइल की प्रॉपर्टी है और ये आपके सेकेंडरी कॉइल की प्रॉपर्टी है, यानी इंडक्शन इसमें हो रहा है। इंडक्शन को आप एम से दिखाएंगे। तो एक प्राइमरी कॉइल की प्रॉपर्टी हो गई और दूसरी हमारी सेकेंडरी कॉइल की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। इसलिए यहाँ पे यह लिखा है कि अगर एक कॉइल का करंट का रेट यानी डी आई ओवर डी टी 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तो उसके लिए जो ईएमएफ की वैल्यू होगी वो न्यूमेरिकली किसके बराबर होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर होगी। आ रही है बात समझ में? जी सर। अब ये लिख लीजिए आप, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ये जो लिखा है ना पूरा, इसको लिख। सर लिख दिया।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप, द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी। एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी। लिखा। यस सर। अब ये हेनरी किसके बराबर होगा, तो बेसिकली 1 हेनरी का मतलब क्या होता है, तो हम नीचे लिखेंगे। आपने ना ये लिखा कि E इज इक्वल टू है आपका MDI/dt, माइनस साइन के साथ होता है, लेकिन जब आप इसको समझना चाहते हैं तो हम इसका मॉड ले लेते हैं, और नहीं भी अगर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। DI/dt की वैल्यू कैसे निगेटिव आती है, मैं आता हूँ उसकी वैल्यूज पर। जो आपका M आएगा वो हो जाएगा E/DI/dt। तो आपको सिग्निफिकेंटली पता होना चाहिए कि 1 हेनरी होता क्या है। 1 हेनरी का मतलब है कि आपने यहाँ से करंट पास कराया किसी सोर्स के थ्रू, जैसे हमारा टैपिंग की, करंट पास हो रहा है आई, टाइम के साथ होगा, यानी कि DI/dt। बैटरी यहाँ ले लो 1 वोल्ट की। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी कॉइल की अंदर से आप 1 वोल्ट बैटरी में से करंट पास कराएं 1 एम्पेयर पर सेकेंड, रेट ऑफ करंट, यहाँ रख के देखो, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर पर सेकेंड, तो आपका एम कितना आएगा, वो आएगा 1 हेनरी के बराबर। तो आपके समझ में आया 1 हेनरी बेसिकली कितना होता है। ये देखो मैथमेटिक्स में यस। ऐसी चीजें डिफाइन होती हैं, आप उसको फील तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ऐसे इमेजिन करो कि एक कॉइल है, इस कॉइल में से करंट पास हो रहा है 1 एम्पियर 1 सेकंड के अंदर, और 1 वोल्ट की बैटरी से पास करा रहे हैं आप उसको, तो उसके लिए जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू आएगा वो 1 हेनरी होगा। ठीक है। यस सर। लिख लें तो बताइएगा। सर लिख लिया। अब इसके बारे में लिखिए, जो आपने यहाँ 1 हेनरी लिखा है इसके बारे में लिखिएगा। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल is said to be 1 हेनरी, is said to be 1 हेनरी, कॉमा लगाकर लिखिएगा, if the rate of change of current
if the rate of change of current is 1 ampere per second, if the rate of change of current of 1 ampere per second in the coil is induced an EMF of is induced an EMF of 1 volt in the neighboring coil. तो यहाँ से 1 वोल्ट हटा लीजिएगा। जो 1 वोल्ट का पोटेंशियल हम क्रिएट करेंगे वो किसमें करेंगे, आपकी दूसरी वाली कॉइल में क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ आपका 1 वोल्ट क्रिएट होगा, तभी म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा। एक प्रॉपर्टी आपकी प्राइमरी कॉइल की होती है, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी सेकेंडरी कॉइल की होती है। आ रही है बात समझ में? यस सर। अब आपने देखो दो चीजें पढ़ ली, प्रॉपर उनको डिफाइन कर लिया, इनकी यूनिट्स वगैरह पढ़ ली, तो आपको याद होना चाहिए कि आपका मेन एम क्या है। एक तरफ तो आपने पढ़ा सेल्फ इंडक्टेंस, उसको कैसे लिखते हैं, उसको आप लिखते हैं E इज इक्वल टू -L DI/dt। ये सेल्फ इंडक्टेंस के लिए ईएमएफ कैसे जनरेट हुआ, उसके अंदर जनरेटेड ईएमएफ निकाल, और इस केस में आई इज इक्वल टू -M DI/dt। ये आपके म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस है। व्हाट इज एल? एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एम है ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर है इतनी बात? यस सर। जी। हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो है फैक्टर अफेक्टिंग द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल। तो इनकी बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास। अभी हमारा एक क्लास का वर्क रह गया है, कोशिश करेंगे इसको एक क्लास में निपटा दें। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ऐसे करके एक कॉइल रखेंगे और एक कॉइल ऐसे रखेंगे, तो देखेंगे कि इस कॉइल की वजह से ये कॉइल जनरेट हुई और फिर इस कॉइल की वजह से ये कॉइल भी जनरेट होगी, तो ओवरऑल कितना जनरेशन होगा, हम इसकी बात करें। आ रही है बात समझ? नहीं आ रही? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, कहाँ से आना बंद हुई थी आवाज? आवाज कहाँ से आना बंद हुई थी? सर इस डायग्राम से पहले। अच्छा, मैं ये कह रहा था, देखिए अभी आ रही है। यस सर। हम पढ़ेंगे अब इसके बाद में कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे आपके म्यूचुअल इंडक्टेंस को। ये हमारा अगली क्लास में होगा।